महास्थबिर जातक अध्याय 4 जन्म मृत्यु विवाह। जन्म का इतिहास मुझे ज्ञात नहीं। सुना है पूर्व कर्म के फल भोग का कुछ अंश शेष था, इसीलिए मुझे जन्म लेना पड़ा, नहीं तो मैं मुक्त पुरुष था। मृत्यु का इतिहास लिखने का अवसर मुझे नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। विवाह का इतिहास लिखना वर्जित है, शास्त्र का निषेध है। अतः अयम विद्यारंभ। घर के पास ही ब्राह्म समाज का एक कन्या विद्यालय था, वहीं मुझे भर्ती करा दिया गया। सह शिक्षा उचित है या अनुचित, इस पर आज तक देश में बहस चल रही है, पर आज से 40 वर्ष पहले ही मेरा जीवन सह शिक्षा की मुख्य सड़क पर आरंभ हो चुका था। हमारी कक्षा में 5-6 लड़के थे और लगभग 30 लड़कियां। लड़कों की उम्र 6 से 10 के बीच, लड़कियों की 8 से 12 के बीच। इससे भी कम उम्र की लड़कियां थीं, पर उनकी संख्या 2-3 से अधिक नहीं। विद्यालय के हेडमास्टर एक पूर्ण पुरुष थे, एमए पास। आज एमए पास सुनकर जैसे सड़क के कूली के मन में भी कोई विशेष सम्मान नहीं जगता, तब ऐसा नहीं था। तब बीए पास हुए बिना भी कई लोग हेडमास्टर बनते थे, और आजकल के एमए के बाद लगे कई विश्वविद्यालयी अक्षरों वालों से भी अधिक यश अर्जित कर जाते थे। हेडमास्टर महाशय ब्राह्म थे, काली लंबी दबाई हुई सी दाढ़ी, आंखें लाल टमाटर सी दहकती हुई। पुरुष देह में बौने अवतार हुए बिना जितना ठिगना होना संभव है, वे उतने ही ठिगने थे। देह पुष्ट थी, जोरदार, सघन। उनके अतिरिक्त और लगभग 3 पुरुष अध्यापक थे, बाकी सब महिला शिक्षिकाएं। हमारी कक्षा में 5 घंटों में 2 महिला शिक्षिकाएं पढ़ाती थीं। कद में वे किसी भी सामान्य बंगाली पुरुष से ऊंची थीं। देह का फैलाव भी पूरा का पूरा था। उनके सामने खड़े होने पर हेडमास्टर बालक से प्रतीत होते थे। आज कभी कभी सोचता हूं, तब तो 11-11 हाथ की साड़ियां नहीं होती थीं। वे 10 हाथ की साड़ी में लज्जा निवारण कैसे करती होंगी, और फिर भी उनका साड़ी पहनने का ढंग उस समय बहुत सी स्त्रियां अनुकरण करती थीं। देखने में वे असुंदर नहीं थीं, बल्कि बंगाली घर की स्त्री के लिए सुंदर ही कही जाएंगी। बंगाल देश में कई महिला जमींदारों, देवी चौधरानियों के प्रताप की बातें लोगों ने सुनी हैं, कुछ ने देखी भी हैं। मैंने भी जीवन में अनेक खांडारनी, सासें, कोकिन अड्डों की मालकिनें, महल्लों की चौधरानियां देखी हैं, पर जिसका दुर्भाग्य लड़कियों के स्कूल की कठोर शिक्षिकाओं के संपर्क में नहीं पड़ा, वह ये जान ही नहीं सकता कि स्त्री का प्रताप कितना हो सकता है, और वह प्रताप कितना अखंड, कितना निरंतर, कितना अडिग होता है। पूरे स्कूल में शायद 100-150 के बीच लड़के लड़कियां थीं। इनमें 2-4 को छोड़कर लगभग सभी एक ही समाज के थे। सबसे ऊंची कक्षा से लेके सबसे निचली कक्षा तक लगभग हर छात्र छात्रा लगभग हर किसी को जानता था, और शिक्षक शिक्षिकाएं लगभग हर बच्चे के माता पिता को पहचानती थीं। ऐसी कांचन कौलिन्य, कुलीनता और वर्ग घमंड का ये मिला जुला रूप मैंने किसी और स्कूल में नहीं देखा। उस 100-150 बच्चों के बीच 3 साफ साफ वर्ग थे। पहला वर्ग धनवानों के बच्चे, दूसरा वर्ग समाज के मातब्बरों, नेताओं, प्रतिष्ठित लोगों के बच्चे, इनमें भी कई धनवान थे। तीसरा वर्ग असल में गरीबों के बच्चे, जिन्हें भद्रता के नाम पर अब भी मध्यवर्गीय कहा जाता था। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी इसी तरह 2 भागों में बांटा जा सकता था। एक दल जो पहले वर्ग के बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहशील थे, दूसरा दल जो दूसरे वर्ग के बच्चों के प्रति विशेष ममत्व रखते थे, लेकिन पहले वर्ग के बच्चों के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतते थे। पर इन दोनों ही वर्गों के शिक्षक शिक्षिकाएं तीसरे वर्ग के लड़कों लड़कियों की पढ़ाई और आचरण पर सबसे कठोर दृष्टि रखते थे। सिर्फ यही नहीं, उनकी कोई भी भूल, कोई भी छोटा सा अपराध कभी अनदेखा नहीं किया जाता था, खासतौर पर तब जब अपराधी कोई लड़का होता और शिकायतकर्ता पक्ष उनके प्रिय वर्ग का कोई लड़का या लड़की होता। शिक्षिकाओं के नाम के साथ दीदी जोड़कर बुलाना हमारी रीत थी। हालांकि पहले और दूसरे वर्ग के कई लड़के लड़कियां किसी को मासी, किसी को पिसी कहकर भी बुलाते थे। पुरुष शिक्षकों को हर वर्ग के छात्र छात्राएं अमुक बाबू कहते थे। उन्हें कोई खुड़ो, मामा या मेसोमशाय नहीं कहता था। मैं दुर्भाग्यवश तीसरे वर्ग का था। मेरे पिता धनी नहीं थे, और जो धनी थे उनके प्रति उनकी घृणा अक्सर खुलकर प्रकट होती थी। वे बदमिजाज थे और दुनिया की परवाह न करने के लिए कुख्यात। इन सब अक्षम्य अपराधों के ऊपर मैं था एक पुरुष शिशु। मेरे ऊपर कितनी हिंस्रता से अत्याचार होते थे, ये याद कर आज भी मेरा हृदय कांप उठता है। सांत्वना सिर्फ इतनी है कि इस जीवन में मुझे फिर कभी किसी लड़कियों के स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, और यदि किसी दुर्भाग्य से पढ़ना भी पड़े तो भी राहत यह है कि जिनके हाथों मेरी शिक्षा का आरंभ हुआ था, वे सब ईश्वर की कृपा से आज परलोकवासी हैं। अत्याचार किस रास्ते, किस रूप में आता था, इसका मुझे पहले से अनुमान नहीं होता था।
दो एक उदाहरण दिए बिना मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। उन दिनों हम रोज कपाटी खेलते थे। स्कूल लगने से पहले और टिफिन के समय कपाटी की जबरदस्त प्रतियोगिता होती थी। इस खेल में छोटी बड़ी सब लड़कियां और लड़के शामिल रहते थे। कुछ ही दिनों में मैं कपाटी का महामातब्बर बन गया। मैं पकड़ लेता तो 2-3 लड़कों को छोड़ कोई बचकर निकल नहीं पाता। स्कूल की कुछ बड़ी लड़कियों को अपने शरीर बल पर बहुत घमंड था। एक दिन उनमें से 2-3 को मैंने अपने कोट में ऐसे पकड़ा कि वे हाथ छुड़ाकर भाग ही नहीं सकी। मेरे जैसे छोटे लड़के से खुद को छुड़ाना पाने पर उनके अभिमान को चोट लगी। वे मुझ पर खींच गईं, हालांकि वे मुझसे कई क्लास ऊपर पढ़ती थीं। एक दिन स्कूल लगने से पहले लड़के लड़कियों में ताकत की बातें हो रही थीं। उसी समय मैंने वीरता बघारते हुए कहा, अमुक लड़कों को छोड़ कोई लड़का या लड़की मुझसे ताकत में नहीं जीत सकता, और अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मजा चखा दूंगा। एक बड़ी लड़की बोली, तो क्या हेडमास्टर बाबू भी तुझसे नहीं जीत सकते? मैंने कहा, क्यों नहीं? वो बोली, क्यों नहीं क्या? तूने कहा कोई लड़का नहीं जीत सकता, तो क्या हेडमास्टर बाबू लड़का नहीं है? तभी सबोर है मच गई। 10 मिनट के भीतर पूरे स्कूल में यह बात फैल गई। स्थबिर ने कहा है कि हेडमास्टर बाबू उससे ताकत में नहीं जीत सकते और वे ज्यादा चालाकी ना करें। स्कूल बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि लाइब्रेरी कमरे से मेरा बुलावा आ गया। हेडमास्टर बाबू मुझे बुला रहे हैं। क्लास के भीतर छात्र छात्राओं की धीमी गुनगुनाहट मेरे कानों में पड़ी। मैं मन ही मन दयामय जपता हुआ लाइब्रेरी कमरे में घुस गया। हेडमास्टर बाबू मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उनके सामने खड़ा हुआ और उन्होंने अपनी लाल आंखें उठाकर घूर कर मेरी ओर देखा। अहो, वो कैसी दृष्टि थी! मैं चित्रकार नहीं हूं, ना होता तो उस कटाक्ष को तूलिका में बांधकर अमर कर देता। अगर भैंस की आंखों में मानवीय क्रोध उकेरा जा सके तो उसी से उस दृष्टि की तुलना की जा सकती है। कुछ क्षण उसी तरह घूरते रहने के बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ से मेरे बाएं कान को जोर से मरोड़कर मलना शुरू किया। लगभग 5 मिनट तक यह साइलेंट पैंटोमाइम चलता रहा। फिर टॉकी शुरू हुई। क्यों रे, मुझ पर तेरा इतना गुस्सा क्यों रे? मुझे तो क्या समझाएगा रे? हाँ ठहर, कल ही तेरे बाप से जाकर कहूंगा। बोलने के साथ साथ एक्शन यानी कान मरोड़ भी बराबर चलता रहा। इस तरह लगभग आधा घंटा कुचल मसल देने के बाद उन्होंने मेरा कान छोड़ा, मुझे जोर से धक्का देकर दूर किया और कहा, जा क्लास में जा, तेरे बाप से एक बार मिलना होगा। क्लास में कदम रखते ही मुझे देखते ही सारे लड़के लड़कियां हो करके हंस पड़े। शिक्षयित्री ने उन्हें डांटकर चुप कराया, फिर कठोर दृष्टि से मेरी चेहरे की ओर देखा और दोबारा पढ़ाने लगी। अवसर पाकर मैंने बगल में बैठी लड़की से पूछा, तुम हंस क्यों रही थी? वो बोली, तुम्हारा एक कान नील पड़कर बिल्कुल काला हो गया है और दूसरा लाल लाल जल रहा है। जो सूरत हुई है देखकर हंसी आ जाती है। उस दिन टिफिन की छुट्टी में सब लड़के लड़कियां मुझे लाल काला कहकर बुलाने लगे। अपमान, लज्जा और डर से मैं सबकी आंखों से छुपकर पूरी छुट्टी काटता रहा। रात को कान के दर्द से मैं सो नहीं सका और उसी दिन से आज तक मेरा बायां कान घायल ही पड़ा है। घर में अक्षय को छोड़कर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। भाग्य कुछ अनुकूल था, किसी और की विशेष दृष्टि कान पर नहीं पड़ी, पर अगले दिन दोपहर बाद अचानक मां की नजर मेरे कान पर पड़ी और वो सिहर उठी। कान की ये मरणासन हालत कैसे हुई, ये पूछे बिना ही वो पिता से लक्ष्य करके बोलने लगी, इस तरह लड़कों को मार मारकर एक दिन ये आदमी फांसी चढ़ेगा। मेरी मौत नहीं आती, इतने लोग मरते हैं। पिता के दफ्तर से लौटने तक समय भय में कटता रहा। कौन जाने अब बात किस ओर मुड़ेगी। पिता के आते ही मां ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया। फिर मुझे खींचकर उनके सामने खड़ा कर मेरा कान दिखाकर रोते हुए बोली, देखो तो ये क्या कर दिया है, इतना कोमल शरीर। मां फूट फूट कर रोने लगी। पिता मेरे कान का लाल नीला रूप देखकर एकदम चकित रह गए। हम तीनों भाई सुबह शाम लगभग रोज ही मार खाते थे। किस दिन कितनी अधिक पड़ी कि यह हालत हुई, इसका अनुमान तक उन्होंने नहीं लगाया। मुझे पास बुलाकर गोद में बिठाया, स्नेह से बोले, बाबा स्थबिर, तुम तो मेरे अच्छे लड़के हो, अच्छे से पढ़ोगे, हमारी बात मानोगे तो मारने की नौबत ही नहीं आएगी। पर बात नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मेरी अक्ल नहीं रहती। मेरे भीतर जैसे एक बहुत बड़ा फोड़ा कट गया। उसके बाद वो हेडमास्टर 3 साल तक हमारे स्कूल में रहा। इन 3 वर्षों में जितनी बार मैं उसकी आंखों के सामने पड़ा, उतनी ही बार उसने मुझे ब्रह्म भाषा में गालियां दी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसके मुंह से मेरे लिए सहानुभूति का एक शब्द निकला हो। वो आदमी आज भी जीवित है और समाज में साधु चरित्र कहकर सम्मानित होता है। जब जब उसका चेहरा याद आता है मैं सोचता हूं, हे रत्नाकर, तू धन्य है। गुरुदेव, तूने कैसी अद्भुत राह दिखा दी, तुझे शतकोटि प्रणाम। अगर कभी तेरी रामायण इस संसार से लुप्त भी हो जाए तो भी तेरी स्मृति जगाए रखने वालों की कमी दुनिया में कभी नहीं होगी। बाल्यकाल अति सुख का काल है, ये बात किसने कही?
अधिकांश लोगों का बाल्यकाल तो अत्यंत दुख में ही बीता है, पर उस दुख की गहराई समझने की शक्ति बच्चों में अक्सर होती नहीं। इसीलिए बड़े होकर कठोर दिमाग वाले प्रौढ़ बेपरवाह होकर कह देते हैं, बाल्यकाल अति सुख का काल है। ये सच है कि बचपन में पत्नी, पुत्र, परिवार पालने की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पत्नी, पुत्र, परिवार होने के सुख से भी वो वंचित रहता है। जो कहते हैं बाल्यकाल अति सुख का काल है, शायद उनका बचपन वास्तव में सुखी था, या फिर आज के दुखों की तुलना में उन्हें अतीत सुंदर लगने लगता है, या फिर बचपन में उनकी संवेदनाएं इतनी सूक्ष्म नहीं थीं जितनी आज हैं। बाल्यकाल कदापि सुख का काल नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, इस धरती पर जो कुछ भी जीवित है उसके पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता चाहिए, और बचपन के हर क्षण में वही स्वतंत्रता आहत होती रहती है। अरे, सड़क पर मत निकलना, छत पर मत चढ़ना, सीटी क्यों बजा रहा है, उस लड़के से फिर बात की तो हड्डियां तोड़ दूंगा, यज्ञवती की वर्तनी बोलो, ये बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, चिड़िया का चूजा कहां से आफत उठाकर लाए हो। हर कदम पर रोक, हर कदम पर आघात, और फिर बचपन की विद्या साधना। जिनके मत में बाल्यकाल अति सुख का काल है, उनके हिसाब से मेरा बचपन परम सुख में बीता, पर मैं कहता हूं मेरा बचपन अत्यंत दुख में बीता। बच्चे के मन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बचपन में मन अत्यंत कोमल, अत्यंत भावुक होता है। सड़क पर खड़ा जो दीन बालक करुण स्वर में भीख मांगता है, उसके भीतर भी मान अपमान का तीव्र बोध होता है। उसकी हर अनुभूति तीक्ष्ण होती है, और वो बालक जिसका अंतकरण जरा सी चोट में उद्वेल हो उठता है, जिसे चारों ओर की समृद्धि के बीच अपने जीवन और घर की दरिद्रता निरंतर चुभती रहती है, जिसके भीतर गरीबी का प्रदर्शन भी कोई गौरवबोध जगा नहीं पाता, जिसकी समूची सत्ता अवज्ञा, उपेक्षा और शारीरिक दंड से पीड़ित होती रहती है, उस बाल्य जीवन में सुख कहाँ है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।